बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंजाब बोर्ड्स इंटरमीडिएट पार्ट 1 उर्दू अदब का जो पेपर सॉल्व करना है उसका सही तरीका क्या है। आप इस तरीके से बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपने इस तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इसमें से जो हिस्सा अव्वल है वो मारूज़ी तर्ज का आता है, एमसीक्यूज़ होते हैं। उसमें से नसरी अस्बाक पे जो मबनी सवालात 5 एमसीक्यूज़ आएंगे सबक में से। फिर तशबीह, इस्तारा और तलमी उसमें से 5 एमसीक्यूज़ आएंगे। हिस्सा ग्रामर का जो मतलब, मक्ता, काफ़िया, रदीफ़ इसमें से 5 एमसीक्यूज़ आएंगे। और तज़कीर और तानीस इसमें से 5 एमसीक्यूज़ आएंगे। तो ये टोटल 20 नंबर का होगा, तो इसमें से आप 20 नंबर हासिल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका हिस्सा मारूज़ी। इसके बाद इंशाइया तर्ज की तरफ आते हैं। तो इंशाइया तर्ज में जो सवाल नंबर 2 होता है वो आपका हिस्सा नज़म में से आता है। हिस्सा नज़म में अशार दिए जाते हैं, तो उसमें आपने क्या करना है, उसकी तशरीह करनी होती है। तो उसमें नज़म का अनवान और शायर का नाम भी तहरीर करना होता है आपने। तो 1 नंबर नज़म के अनवान का होता है और 1 नंबर शायर के नाम का होता है। तो फ़र्ज़ करें ये क्लास एक शेर दिया गया है, तो इस शेर को आपने तशरीह कैसे करना है। तो सबसे पहले आप नज़म का उन्वान लिखेंगे, तस्लीम रज़ा। जिस नज़म में से भी आपका शेर आएगा उसका शायर का नाम अकबर इलाहाबादी। तो उसके बाद उसका मफ़हूम लिखा जाएगा। अगर आप मफ़हूम आपको अच्छे अंदाज में नहीं आता तो ये ना लिखें। अगर आपको सही अंदाज में उसका मफ़हूम आता है तो आप उसको करेक्ट मफ़हूम लिखेंगे। तो फिर उसकी तशरीह करेंगे। तशरीह करने की हदायत जो हैं कि कौन कौन सी बातें हैं जिस पे आपने अमल करना है ताकि आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। तो उसमें पहला नंबर है कि तमाम अशार को इकट्ठा तशरीह करेंगे। ये नहीं कि आप हर अलग अलग शेर की तशरीह करेंगे। तो क्योंकि नज़म का अनवान एक ही होता है, ख्याल एक पे मबनी होता है, लिहाजा आप उसको इकट्ठी तशरीह करेंगे। तो कम अज़ कम 3 सफ़ात पे उसकी तशरीह करनी चाहिए। हल लुगत की बजाय मफ़हूम ही तहरीर किया जाए। कोई मुश्किल अल्फाज के मानी वगैरह उसके मानी लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो सिर्फ मफ़हूम कर दें। तो नज़म की जब अशार की आप तशरीह करेंगे, दौरान तशरीह आप क्या कर सकते हैं, हवाला जात लिख सकते हैं। जितने हवाला जात ज़्यादा देंगे ओके उतने ही मार्क्स अच्छे आएंगे। तो हवाला जात में आप आयत मुबारका लिख सकते हैं, अहादीस कोट कर सकते हैं, कोई भी कौल लिख सकते हैं और कोई भी अशार उसके अंदर तहरीर कर सकते हैं। तो बेहतर तरीका ये है कि जब भी आपने कोई भी हवाला जात देना है तो वो उसको मार्कर के साथ नोट करें। तो तशरीह करते वक्त 5 से 6 सतूर के बाद पैराग्राफ बनाएं और इस तरह हर एक सफ़े में कम अज़ कम 3 से 5 पैराग्राफ आपने बनाने हैं और इसी का तसलसल बरकरार रखना है। हर सवाल के इख्तिताम पे आखिरी इख्तितामी लाइन ज़रूर लगाएं ताकि इससे एग्ज़ामिनर को, चेक करने वाले को पता चल जाएगा कि आपका सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब उसके बाद अगला हिस्सा जो होता है पे हिस्सा उस सवाल नंबर 2 का, वो हिस्सा गज़ल से लिया जाता है। कोई भी शेर दिए जाते हैं गज़ल से, उसमें शायर का नाम आपने तहरीर करना होता है। 1 नंबर का ये होता है और 3 नंबर का शायर की शेर की तशरीह के होते हैं। तो फ़र्ज़ करें शेर है आपका, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में या हर सफरी का। तो ये मीर तकी मीर का शेर है। तो आपको यहाँ पे जब शायर का नाम लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसी तरह जैसे आपने नज़म की तशरीह की तो उसके में मफ़हूम लिखा, तो यहाँ पे भी आप मफ़हूम लिख सकते हैं। फिर तशरीह करेंगे। तशरीह करने में यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि गज़ल के हर शेर की आपने अलग अलग तशरीह करनी है। नज़म में आपने इकट्ठी करनी होती है, गज़ल में अलग अलग करनी होती है, क्योंकि नज़म का मौजू एक होता है, गज़ल के हर शेर का मौजू अलग अलग होता है, इसलिए उसकी तशरीह अलग की जाए तो बेहतर है। गज़ल के हर शेर की तशरीह कम से कम 2 सफ़ात पर मुश्तमिल होनी चाहिए आपका। उस पर मफ़हूम लिखें ताकि मुमतहिन पर अच्छा असर पड़े। हर लुगत से गुरेज करें, अल्फाज के मानी वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं होती। शार की तशरीह पैराग्राफ की सूरत में करें और उसमें भी आप वही हवाला जात, आयत मुक़द्दसा, कोई भी आयत लिख सकते हैं, हदीस को कॉल कर सकते हैं, कौल लिख सकते हैं और मुतलका कोई भी शेर लिख सकते हैं। अब नोट लिखा गया कि जिस तरह से ये शेर 1 नंबर है, इस तरह शेर नंबर 2 और शेर नंबर
3 आप लिखेंगे। तो गज़ल में से टोटल 3 शेर आते हैं। गज़ल का जो शायर होता है उसका 1 नंबर होता है और 3 नंबर हर शेर के होते हैं। टोटल 9 और 1 10 टोटल मार्क्स आपके पास हो जाएंगे। अब उसके बाद हिस्सा 2 सवाल नंबर 3। अब ये होता है कि किसी भी सबक में से एक पैराग्राफ दिया जाता है, तो उस पैराग्राफ की आपने तशरीह करनी होती है, लेकिन तशरीह करने से पहले सियाक़ व सबाक़ लिखेंगे। सियाक़ व सबाक़ से पहले हवाला जात लिखा जाता है, हवाला मतन लिखा जाता है। हवाला मतन के अंदर सबक का उन्वान और मुसन्नफ़ का नाम होता है, वो आपने तहरीर करना होता है। 1-1 नंबर वो होता है। उसके बाद सियाक़ व सबाक़ होगा, मुसन्नफ़ का नाम और सबक का उन्वान भी आपने तहरीर करना होता है। कोई भी आपके पास ये सबक का पैरा दिया जाएगा, उसमें हसना से फ़र्ज़ करें ये सबक लिया गया है, तो उसमें से आप लिखेंगे सबक का उन्वान उसवे हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसन्नफ़ का नाम सैयद सुलेमान नदवी। तो उसके बाद आप सियाक़ व सबाक़ लिखेंगे। सियाक़ व सबाक़ आपका 5 नंबर का होता है। तो उसके बाद फिर आप तशरीह स्टार्ट कर देंगे। तशरीह के लिए कौन कौन सी बातें आपने ख्याल रखना है कि सियाक़ व सबाक़ कम अज़ कम आपने 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 सतूर पर आपकी लाइनें होनी चाहिए। अब उसके बाद इबारत की तशरीह कम अज़ कम आपकी 1.5 सफ़े से होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सफ़ात पे जानी चाहिए। हवाला मतन, सियाक़ व सबाक़ और तशरीह 3 सफ़ात से टोटल अगर इसको मिला दें तो 3 से ज़ायद ना हो। पैराग्राफ की तशरीह करते वक्त इसमें से कोई भी आयत मुक़द्दसा, हदीस, कौल या मुतल्लक़ा अशार मार्कर से आप लिख सकते हैं। तशरीह करते वक्त हर 6 से 7 सतूर लिखने के बाद पैराग्राफ को ख़त्म करने की कोशिश करें और सवाल के इख्तिताम तक इस चीज़ को बरकरार रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब 6 नंबर पे है कि इबारत की तशरीह करते वक्त मौजूद तारीख और अहम शख्सियात का अगर कोई भी जिक्र आ जाता है तो उसको मार्कर के साथ लिखें। तशरीह करने के बाद यानी हर सवाल नंबर 3 मुकम्मल करने के बाद उसके मार्कर के साथ नीचे लाइन लगा दें। तो टोटल 15 नंबर का ये सवाल होता है। उसमें से 1 नंबर सबक का उन्वान, 1 मुसन्नफ़ का नाम, 3 नंबर आपके सियाक़ व सबाक़ के। सियाक़ व सबाक़ और हवाला जात ये टोटल 5 नंबर का हो जाएगा और 10 नंबर की आपके पास तशरीह हो जाएगी और टोटल आपके पास 15 मार्क्स का यह क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसके बाद सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो सवाल नंबर 4 में ये होता है कि आपके पास कोई भी एक सबक दिया जाता है और उसका आपने खुलासा तहरीर करना होता है। जब भी आपने खुलासा लिखना है तो आपने स्टार्टिंग में उस सबक का नाम लिखेंगे, नीचे मुसन्नफ़ का नाम होता है, ये 1 नंबर का होता है। फिर उसके बाद आपने खुलासा स्टार्ट कर देना है। खुलासा लिखते वक्त आपने कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है। तो सबसे पहली बात है कि सबक का खुलासा कम अज़ कम 2 सफ़ात और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 सफ़ात का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सबक के खुलासे में मौजूद अहम तारीख, मशहूर वाक़या, अहम शख्सियात और मशहूर जगह के नाम जो होंगे वो मार्कर के साथ इस्तेमाल करें और सिर्फ सबक में ही मौजूद अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ, ज़्यादा अपनी तरफ से कोई भी अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाते। इसकी नंबर की डिवीज़न ये होती है 1 + 9 = 10। तो 1 नंबर मुसन्नफ़ के नाम का और 9 नंबर खुलासे के होते हैं और टोटल आपके पास 10 मार्क्स का ये सवाल होता है। अब सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो सवाल नंबर 5 कोई भी आपको नज़म का खुलासा लिखेंगे। कोई भी नज़म दी जाएगी तो उसका खुलासा लिखेंगे। जैसे अल्लामा इकबाल की नज़म आपके पास पैगाम है तो उसका आपने यहाँ पे खुलासा लिखेंगे। तो पैगाम शायर कहता है, मकसद जो भी होगा। अब उसके लिए हदायत कौन कौन सी हैं, तो किस बातों का आपने ख्याल रखना है कि नज़म का खुलासा कम अज़ कम 8 लाइनें और ज़्यादा से ज़्यादा 12 लाइनें तक आपने लिखना है। खुलासा नज़म अगर मुख्तसर और नज़म पर पूरा उतरता हो तो जिसे पूरी नज़म वाज़ेह तौर पर समझ आए तो आपको पूरे 5 नंबर भी मिल सकते हैं। नज़म के खुलासे को एक ही पैराग्राफ में लिखना है और उसके मज़ीद पैराग्राफ आप लोगों ने नहीं बनाने और इख्तिताम पे आपने लाइन लगा देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, सवाल नंबर 6 जो है, इम्तिहानी तैयारी के मौजू पर 2 दोस्तों के दरमियान मुकालमा तहरीर करें या कॉलेज के जलसे तकसीम इनामात की रुदात लिखें। तो इसमें या आएगा, मकसद या आप मुकालमा लिख सकेंगे या आपने रुदात लिखनी होगी। इन दोनों में से जो आपको सवाल अच्छे अंदाज में आता हो आप उसी को तहरीर करें। रोज़नामचे के मुतल्लिक़ सवाल भी पूछा जा सकता है, रुदात या रोज़नामचे में से कोई एक आएगा। तो मुकालमा आएगा ऊपर, उसके लिए कौन कौन सी हदायत है आपके लिए। तो उसमें पहली है कि गुफ्तगू जो है
सादा और बेतकल्लफ अंदाज के अंदर होनी चाहिए। दोनों अफराद की गुफ्तगू आपके पास बराबर होनी चाहिए। किरदारों के नाम वाज़े करें कि आपके पास दो दोस्त हैं तो एक का नाम अली रख ले, दूसरे का एहसन है, तो दोनों का नाम आपने वाज़े तौर पे लिखना है। मौके की मुनासबत से मुहावरे, शेर, तशबीह वगैरह का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। बातचीत जब बामकसद हो और आखिर में किसी न किसी नतीजे पर ज़रूर पहुँचे। आपने जो भी मुकालमा लिखना है तो वो किसी न किसी रिज़ल्ट पे पहुँचे कि जिस पॉइंट पे, जिस मौजू के पे आप मुकालमा लिख रहे हैं तो उसकी जो गुफ्तगू है तो उसका कोई ना कोई आखिर पे रिज़ल्ट निकलना चाहिए। बेमकसद और गैर ज़रूरी बातों से गुरेज करना चाहिए। मुकालमे में कोई भी ऐसी किस्म की ना आए जिसके ज़रिए हमें महसूस ये हो कि आपस में गैर महज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मुकालमे में रोज़मर्रा आम बोल चाल के अल्फाज इस्तेमाल करें। मुकालमे के दरमियान जिन लोगों का नाम हो तो उसको मार्कर से लिखें। रमूज़ औक़ाफ़ का ख्याल रखें, जहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, सेमी कॉलन आएगा, आपका क्वेश्चन मार्क्स आ सकता है, तो जो भी आएगा रमूज़ औक़ाफ़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब उसके बाद सवाल नंबर 7, फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त नाम प्रिंसिपल तहरीर करें। तो कोई भी दरख्वास्त आएगी, किसी के नाम भी आ सकते, तो फ़ीस माफ़ी का खाका हमने यहाँ पे दे दिया है। बाकी जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अलिफ बेजी, उस कॉलेज का आपने यहाँ पे नाम नहीं लिखना। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप उन्वान का होता है, दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी जनाब आली और नहायत अदब से गुजारिश है। इस अंदाज से आपने इसको स्टार्ट करनी है। तो दरख्वास्त गुजार आपका ताबे फरमा जो भी होगा, तो नीचे आपने डेट लिखनी है। तो इसमें कौन कौन सी एहतियात रखनी है, कौन कौन सी हदायत है आपके लिए कि दरख्वास्त कम अज़ कम 1 सफ़ा और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 सफ़े तक जानी चाहिए। इससे ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और इससे ज़्यादा कम भी नहीं है। कोशिश करें कि दरख्वास्त को नए सफ़े से हमेशा शुरू करें। दरख्वास्त लिखने के दौरान अपना नाम, कॉलेज और शहर का नाम मत लिखें। आपने अपने कॉलेज का नाम, अपना नाम और अपने सिटी का नाम आपने नहीं लिखना। दरख्वास्त लिखने से पहले ज़रूरी है कि अफसर और हुक्मरान का ओहदा ज़रूर लिखा जाए कि आप दरख्वास्त लिख किसको रहे हैं। प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, आपको थानेदार के लिए आ रही है तो एसएचओ के नाम लिख रहे हैं, आप चेयरमैन बोर्ड के नाम लिख रहे हैं, जिस इनवान के मुतल्लिक़ होगी तो उसका ओहदा ज़रूर लिखना चाहिए। तो जैसा कि बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल, अब इसमें कौन सी बातें ख्याल रखनी है कि दरख्वास्त में उन्वान ज़रूर लिखें। उन्वान के बाद जनाब आली लिखें। लिखा जाएगा जनाब आली लिखने के बाद दरख्वास्त का नफ्स मज़मून पैराग्राफ की सूरत में लिखे। दरख्वास्त 3 हिस्सों पर मबनी होती है। पहला हिस्सा आगाज़ या तमहीद होता है। दूसरा नफ्स मज़मून। नफ्स मज़मून का मतलब कि किस मौजू के बारे में आपने लिखनी है, किस मकसद के लिए आपने लिखनी है और किसी चीज़ आपका इख्तिताम होगा। तो आगाज़ किस अंदाज में करना होगा कि आगाज़ का चंद तमहीदी कलमात से किया जाए। दरअसल मसलन मौदूबाना गुजारिश है, नहायत अदब से गुजारिश है, नहायत अदब से इल्तमासा मुल्तमस हूँ। नफ्स मज़मून दरख्वास्त ज़्यादा तवालत पर मबनी ना हो, जो आपका असल मुद्दा है उसको वाज़ेह किया जाए। तो अगर आखिर पे इख्तिताम क्या है कि आपकी नवाजिश होगी, उम्मीद है आप मेरी दरख्वास्त पर हमदर्दाना गौर करेंगे, मैं शुक्रगुजार हूँ। दरख्वास्त गुजार और अर्ज़ के इंतहाई दाएँ जानब यूँ तारीख़ आप लिखेंगे 1 जून 2019 या 2022 आप इसको लिख लेंगे। दरख्वास्त लिखने के दौरान कौन से लफ्ज़ गलत हैं और कौन से ठीक है, ये बहुत अहम है क्योंकि इसकी वजह से आपके नंबर काटे जा सकते हैं। बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, या आप जनाब लिखेंगे या साहब लिखेंगे, इसमें से एक लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। जैसे सही लिखा गया है बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल या बाखिदमत प्रिंसिपल साहब। जनाब या साहब ये दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे। उन्वान फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त, ये गलत है। उन्वान लिखेंगे दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी जनाब आली, जनाब आलिया। इसके जनाब आली के बाद आप यहाँ पे इस तरह का डॉट लगाएंगे, निशान लगाएंगे, तो ये सही तरीका है। उसके बाद सवाल नंबर 8 तलखीस के बारे में होती है। तो तलखीस का एक आपने उन्वान देना होता है। कोई भी एक पैराग्राफ दिया जाता है तो उसको आपने 1/3 हिस्से पर लिखना होता है। तो उसके लिए ज़रूरी आपके पास हदायत क्या है कि असल तारीख इबारत से 1/3 होनी चाहिए। मकसद अगर ये पैराग्राफ 9 लाइनों का है तो वो आपके पास 3 लाइन के अंदर आपने उसको लिखना है। जितनी लाइनें होंगी उसको 3 पे डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास 1/3 हिस्सा बन जाएगा। सबसे पहले इबारत को गौर से आपने पढ़ना है, तवज्जो से कई बार उसको पढ़ना है, इबारत को अच्छी तरह ज़ेहनशीन करना है और उसमें से अहम निकात जो है आपने निशान लगा लेने हैं। अहम निकात को आपने अलग लिख लेना है, फिर उसको आप एक तरतीब देंगे तो आपके पास वो तलखीस बने। तशबीहात
तसरीहात ख़त्म कर दें और सादा अल्फाज में उसको बयान करेंगे। इबारत में अगर कोई अशार हो तो आपने तर्क कर देना है, तो तलखीस के अंदर आपने कोई भी शेर वगैरह नहीं लिखना, कोई भी हवाला जात नहीं लिखना। ये तमाम सवालात के लिए ज़रूरी हदायत थी जिसके ऊपर आप अमल करते हुए आप बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपके लिए यही बेहतरीन अंदाज के अंदर पेपर हल करने का तरीका है कि आपने कौन से सवालात को किस अंदाज से तहरीर करना है ताकि आपके नंबर ना कटें और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।